नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लर्निंग एम्पायर पर मेरे यानी अनु के साथ। और हम बात कर रहे हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट की। इसका फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है और अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। एंड वी वर टॉकिंग अबाउट द सेकंड पार्ट, सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों, जैसे कि अभी तक हमने देखा कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी को एक करने के लिए महात्मा गांधी ने बॉयकॉट मूवमेंट की स्थापना की। बॉयकॉट मूवमेंट को वो चलाना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस के कंसर्न थे। कांग्रेस इस बॉयकॉट मूवमेंट में हिस्सा नहीं लेना चाहती थी। क्यों? क्योंकि वो एक तो असेंबली इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करना चाहती थी और दूसरा वो ये डर रही थी कि और भी ज़्यादा वायलेंस होगा। तो इससे क्या हुआ कि इस मूवमेंट को शुरू करने में थोड़ी दिक्कतें आई। तो अब दिक्कत ये थी दोस्तों कि ये मूवमेंट शुरू होगा भी या नहीं। लेकिन होता क्या है कि तस्वीर में बदलाव होता है और दिसंबर 1920 की कड़कड़ाती ठंड में दोस्तों नागपुर में कांग्रेस का सेशन होता है। कब? दिसंबर 1920 में नागपुर में कांग्रेस का सेशन होता है और वहाँ पर सभी लोग एक साथ मिलकर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को शुरू करने की हामी कर देते हैं। कांग्रेस भी और नॉन कांग्रेस भी सब एक साथ मिलकर यस बोल देते हैं कि हाँ कीजिए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को शुरुआत। तो जब 1920 दिसंबर में इसके लिए यस बोला गया तो जनवरी 1921 तक इसके लिए पूरी तैयारी करके और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को खिलाफत मूवमेंट के साथ जोड़ के शुरू कर दिया गया। तो अगर हम बात करें कि ये शुरू कब हुआ था तो जनवरी 1921 में। लेकिन अब भी दोस्तों एक कमी रह गई थी और बहुत ही बड़ी जो कमी थी वो ये रह गई थी दोस्तों कि कांग्रेस ने जो था इस मूवमेंट का किसी कारणवश विजन बताने से रह गई, नहीं बता पाई कांग्रेस की इस मूवमेंट का विजन क्या है, स्वराज का विजन क्या है, स्वराज का मतलब क्या है, कांग्रेस ये नहीं बता पाई। तो सभी लोगों के लिए ये अलग ही था, ये नया वर्ड था, न्यू वर्ड था और इसका मतलब भी लोगों के लिए अलग अलग था। तो हम बात करेंगे दोस्तों कि टाउन्स में रहने वाले लोगों के लिए स्वराज क्या था, विलेजेस में रहने वाले लोगों के लिए स्वराज क्या था और हिल्स में रहने वाले लोगों के लिए स्वराज क्या था। तो अगर हम बात करें टाउन्स की तो दोस्तों टाउन्स में ये जो स्वराज मूवमेंट था, ये बॉयकॉट मूवमेंट, स्वराज मूवमेंट, इसको मिडिल क्लास के लोगों ने शुरू किया था। तो इसको इनिशिएट करने वाले जो थे स्टूडेंट्स थे। स्टूडेंट्स ने सरकारी स्कूल्स में जाना बंद कर दिया, कॉलेजेस में जाना बंद कर दिया। अब जब स्टूडेंट्स ने ऐसा किया तो हेडमास्टर जो प्रिंसिपल और टीचर्स थे उन्होंने भी अपनी अपनी जॉब से रिज़ाइन दे दिया। लॉयर्स ने जो था अपनी लीगल प्रैक्टिसेस को छोड़ दिया। हर जगह पे काउंसिल के इलेक्शंस का बॉयकॉट किया जाने लगा। कांग्रेस जिस बात से डर रही थी कि काउंसिल इलेक्शन में पार्टिसिपेट लेना है, अब उसने वो मना कर दिया कि नहीं लेना। लेकिन हर जगह जब काउंसिल इलेक्शंस का बॉयकॉट किया जाने लगा तो सिर्फ एक मद्रास ऐसी जगह थी जहाँ पे काउंसिल इलेक्शंस का बॉयकॉट नहीं किया गया। दोस्तों उस समय क्या था कि ब्राह्मण्स का मद्रास में दबदबा था, वर्चस्व था ब्राह्मण्स का। तो उनके इस वर्चस्व को थोड़ा कम करने के लिए जो मद्रास की जस्टिस पार्टी थी उसको ये लगता था कि सिर्फ एक ही तरीका है, काउंसिल में आप प्रवेश कीजिए और नॉन ब्राह्मण्स को भी कुछ पावर हासिल करवाइए। तो नॉन ब्राह्मण्स को पावर दिलवाने के लिए मद्रास जस्टिस पार्टी ने काउंसिल इलेक्शंस का विरोध नहीं किया, बॉयकॉट नहीं किया। ठीक है, तो इसका रिजल्ट क्या रहा दोस्तों? ये जो नॉन कोऑपरेशन या बॉयकॉट मूवमेंट है इसका क्या रिजल्ट रहा? इसका रिजल्ट ये रहा दोस्तों कि फॉरेन गुड्स जो विदेशी सामान है उसका बॉयकॉट पूरी तरह से किया जाने लगा। और दूसरी बात, लिकर शॉप्स की पिकेटिंग की गई। तो शराब की दुकानों की पिकेटिंग की गई। कई बच्चों को नहीं पता होता कि पिकेटिंग होता क्या है। तो मान लीजिए ये है शॉप, ठीक है, और ये है इसकी एंट्री के बाहर इतनी सारी आप भीड़ इकट्ठा कर दीजिए, इतनी सारी भीड़ इकट्ठा कर दीजिए कि एंट्री बिल्कुल ब्लॉक हो जाए और एंट्री पॉसिबल ही ना हो पाए। तो एंट्री को ब्लॉक करने के लिए जो भीड़ इकट्ठा की जाती है उसको कहते हैं पिकेटिंग करना। और उस समय पे शराब की दुकानों की हर जगह पे पिकेटिंग की गई थी। फॉरेन क्लॉथ, ये जो विदेशी कपड़ा था उसकी होली जलाई गई थी। भारी संख्या में विदेशी कपड़ा जलाया गया था। इसका रिजल्ट ये रहा कि जो इंपोर्ट था फॉरेन क्लॉथ का वो 1921-22 में घट के आधा रह गया। अंग्रेज़ों को बहुत ज़्यादा हानि उठानी पड़ रही थी।
मर्चेंट्स और ट्रेडर्स जो थे उन्होंने फॉरेन जो सामान था उसका ट्रेड करने से बिल्कुल मना कर दिया और पूरा ट्रेड जो था इंडियन सामान का होने लगा। इसका फ़ायदा जो है इंडियन टेक्सटाइल को हुआ और टेक्सटाइल इंडस्ट्री अचानक से बहुत ऊंचाई पे चली गई और इंडियन मिल्स और हैंडलूम्स जो थे वो भी बहुत ऊपर तक चले गए। मतलब कि वो भी मिल्स और हैंडलूम्स भी जो थे बहुत ज़्यादा तरक्की करने लगे। ठीक है, आगे क्या होता है कि लेकिन इस एक जो आपका बॉयकॉट मूवमेंट था इसकी कई सारी प्रॉब्लम्स थी। सबसे पहली बात तो आप ये समझिए कि अगर आप स्कूल और कॉलेजेस छोड़ के जाते हैं, सरकारी स्कूल अगर छोड़ के जाते हैं तो उन स्कूल से निकल के आप प्राइवेट स्कूल्स में एडमिशन ले सकते हैं। उस समय पे क्या हुआ था कि गवर्नमेंट स्कूल्स को विद्यार्थियों ने तो छोड़ दिया था लेकिन प्राइवेट स्कूल्स थे ही नहीं और थे तो बहुत कम। यानी कि गांधी जी की तरफ से या कांग्रेस की तरफ से स्कूल्स का निर्माण बहुत कम किया गया था। ठीक है, दूसरी बात, वकीलों ने अपनी प्रैक्टिसेस तो छोड़ दी सरकारी कोर्ट्स में, लेकिन अब वो क्या करें, उनके पास कुछ काम ही नहीं था करने को, तो वो बेरोजगार हो गए और स्टूडेंट्स को ना तो स्कूल कोई मिला ना कॉलेजेस कोई मिला। तो यानी कि अल्टरनेटिव इंडियन इंस्टीट्यूशंस बनाए जाने थे ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस को रिप्लेस करने के लिए, लेकिन ऐसा समय की कमी के कारण नहीं हो पाया। दूसरा कि खादी क्लॉथ जो था बहुत ज़्यादा महंगा था और क्योंकि ये कैसे बनता था, ये हाथ से बनता था। कैसे बनता था? हाथ से बनता था। तो हाथ से बना हुआ कपड़ा हमेशा मशीन से बने हुए कपड़े की कंपैरिजन में महंगा होता था। तो जो गरीब लोग थे इसे नहीं खरीद सकते थे, तो इसलिए वापस से उनको कहाँ आना पड़ा? मिल्स के बने यानी इम्पोर्टेड कपड़ों पे, यानी अंग्रेजी कपड़े वापस से इनको अपनाने पड़े। तीसरा ये कि स्टूडेंट्स जो थे उनको वापस से अपनी जॉब स्कूल ज्वाइन करना पड़ गया, कॉलेजेस ज्वाइन करना पड़ गया। टीचर्स जो बेरोजगार हो गए थे उनको भी वापस से गवर्नमेंट स्कूल में आना पड़ा और लॉयर्स ने भी वापस से गवर्नमेंट कोर्ट्स को ज्वाइन कर लिया। तो ये कुछ समस्याएं थी दोस्तों जो टाउन्स में आई। तो अगर ये समस्याएं टाउन्स में आई तो कुछ इसी तरीके का हाल जो था कंट्री साइड में भी हुआ। कंट्री साइड में जो था दोस्तों कि अवध में जो किसान थे बहुत ज़्यादा परेशान थे। क्यों? क्योंकि एक तो उनके ऊपर बेगार सिस्टम लगाया गया था। बेगार का क्या मतलब होता है? बेगार का मतलब होता है कि हम आपसे काम भी करवाएंगे प्लस हम आपको कोई सैलरी नहीं देंगे, तो फ्री में आपको काम करना पड़ेगा, तो दिस इज़ कॉल्ड बेगार। तो अगर कोई मना भी करता था तो उसको ज़बरदस्ती किया जाता था। तो किसान बहुत ज़्यादा दुखी थे। दूसरा कि उनके ऊपर टैक्स बहुत ज़्यादा इम्पोज किया गया था, तो उनकी इनकम इतनी नहीं होती थी जितना उनका टैक्स होता था, तो वो इस टैक्स से भी बहुत ज़्यादा परेशान थे। और तीसरा कि जो लैंडलॉर्ड थे वो उनको बहुत ज़्यादा दमनकारी थे और उनकी नीतियाँ किसानों को बहुत परेशान करती थी। तो अवध में जो था ये जो बॉयकॉट मूवमेंट था वो अंग्रेज़ों के खिलाफ नहीं था, वो अंग्रेज़ों के खिलाफ नहीं था, बल्कि वो किसके खिलाफ था? ताल्लुकदार और लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ था। ठीक है, तो जो पीजेंट्स थे इस मूवमेंट के थ्रू उनकी सिर्फ 3 डिमांड्स थी। पहली तो ये कि आप रिवेन्यू कम कीजिए। पहली डिमांड क्या थी? रिवेन्यू कम कीजिए। दूसरी कि बेगार सिस्टम है इसको आप बिल्कुल ख़त्म कर दीजिए, हमें नहीं चाहिए। और तीसरी ये कि जो भी दमनकारी लैंडलॉर्ड हैं आप उनको सोशली बॉयकॉट करें। ठीक है, तो इनका जो रिजल्ट रहा, जब जैसे ही नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट आया यानी कि बॉयकॉट मूवमेंट आया गरीब किसानों के पास गांव में, तो इसका क्या रिजल्ट रहा कि ताल्लुकदार और मर्चेंट्स जो थे उनके ऊपर गरीब किसान अटैक करने लगे। उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया? उन्होंने बाज़ारों को लूटना शुरू कर दिया। ग्रेन होर्ड्स यानी अनाजों के जो होर्ड्स थे उनको टेक ओवर करना शुरू कर दिया, ढेर को टेक ओवर करना शुरू कर दिया। बहुत ज़्यादा बड़ी र्यूमर है कि ये फैला दी गई, अफवाह फैला दी गई कि गांधी जी ने डिक्लेयर किया है कि अब से कोई भी व्यक्ति टैक्स नहीं भरेगा। और दूसरी जो अफवाह ये थी कि जो ज़मीन है गरीबों के बीच में उसको गांधी जी दोबारा से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ये अफवाह लोगों में फैल गई थी। तो इन अफवाहों से क्या पता चलता है कि महात्मा गांधी के नाम पे लोग अपनी इच्छाओं को, अपनी उम्मीदों को साकार करने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, तो ये कंट्री साइड में हो रहा था। अब अगर बात करें गॉडेम हिल की, तो
ये देखिए यहाँ पे महात्मा गांधी जी क्या चाहते थे, महात्मा गांधी जी चाहते थे कि कोई भी वायलेंस ना हो, लेकिन अब इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, इन्होंने जो है लूट मार करनी शुरू कर दी, मारपीट करनी शुरू कर दी, तो महात्मा गांधी इससे परेशान हो गए। फिर अगर हम बात करें गोडम हिल्स की, जो आंध्र प्रदेश में है, तो आंध्र प्रदेश में दोस्तों गोडम हिल्स हैं और उन हिल्स में रहते हैं आपके ट्राइबल पीपल्स। तो ट्राइबल पीपल्स की जो जीविका होती है वो पूरी तरह से फॉरेस्ट पे ही निर्भर करती है, और अपने जानवरों को चराने के लिए वो फॉरेस्ट में लेके आते हैं, और ईंधन इकट्ठा करना हो तो फॉरेस्ट में आते हैं, फल सब्जी वगैरह इकट्ठा करना हो तो फॉरेस्ट में आते हैं, रहने के लिए भी वो कई बार फॉरेस्ट ही चुनते हैं। तो ट्राइबल की जो पूरी आजीविका होती है, पूरा लाइफस्टाइल होता है, वो फॉरेस्ट पे डिपेंड करता है। अब क्या हुआ, अंग्रेज़ों ने इनके लिए फॉरेस्ट को बिल्कुल बंद कर दिया। फॉरेस्ट अब बंद हो गए तो इन लोगों के पास जानवर चराने के लिए कोई जगह ही नहीं थी, जानवरों के लिए कोई जगह नहीं बची थी, और ईंधन इकट्ठा नहीं कर पा सकते थे, फ्रूट्स वगैरह नहीं लेके आ सकते थे। इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ तो इनकी जो लाइवलीहुड्स थी, यानी कि इनकी जो आजीविका थी, वो बुरी तरह से प्रभावित हुई थी। इन लोगों को एहसास होने लगा कि जो इनके ट्रेडिशनल राइट्स हैं उन पे प्रहार किया जा रहा है, इन अधिकारों को उनसे छीना जा रहा है। और सबसे बुरी बात, जो इतने फोर्स के बाद भी, इतने दमन के बाद भी इनके ऊपर जो ट्राइबल लोग थे, इनको फोर्स किया जाता था कि आप बेगार करें, ठीक है, बेगार करें और रोड बनाएं। जब आप रोड बनाएंगे तो बेगार सिस्टम से बनाएंगे, इसका मतलब आप काम भी करेंगे और आपको कोई सैलरी भी नहीं मिलेगी। तो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, और परेशान होकर इन्होंने क्या किया, इन्होंने रिवॉल्यूशन करना शुरू कर दिया, रिवोल्ट करना शुरू कर दिया। इसका क्या असर पड़ा, 1920 में इन्होंने रिवोल्ट करना शुरू कर दिया था दोस्तों। और क्योंकि ये ट्राइबल्स थे और ट्राइबल लोग गोरिल्ला वारफेयर यानी छुप के वार करने में बहुत ज़्यादा माहिर होते हैं, तो 1920 से इन्होंने गोरिल्ला वारफेयर स्टार्ट कर दिया था। इनका जो नेता था वो था अलूरी सीताराम राजू, एक बहुत ही अलग ही पर्सनैलिटी का बंदा था आप कह सकते हैं। ये मानता था कि ये भविष्य देख सकता है और लोगों की लाइफ में क्या होगा वो ये बता सकता है। इवन अगर बुलेट्स इसको लगे तो इसको कोई असर नहीं पड़ेगा, बुलेट्स इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो इस तरीके की बातें ये क्या करता था अलूरी सीताराम राजू। तो अलूरी सीताराम राजू जो था, इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता था ट्राइबल्स पे। तो जो ये बंदा बोलता था ट्राइबल्स वही काम करते थे। इसने बोला कि खादी पहनो, तो ट्राइबल्स ने खादी पहनना शुरू कर दिया। इसने बोला शराब पीना छोड़ दो, तो इन्होंने ड्रिंकिंग को गिव अप कर दिया। अलूरी सीताराम राजू महात्मा गांधी जी के बहुत बड़े भक्त थे, बहुत मानते थे गांधी जी को, लेकिन इनका जो नॉन वायलेंस का फंडा था ना, अलूरी को ये पसंद नहीं आया। अलूरी मानते थे कि इंडिया जो है वो लिबरेट तो हो सकता है, वो स्वतंत्र हो सकता है, लेकिन सिर्फ फोर्स की मदद से वो स्वतंत्र हो सकता है। नॉन वायलेंस से इंडिया कभी स्वतंत्र होगा नहीं, आज़ाद होगा नहीं। तो गोल्डन रेबल्स जो थे उन्होंने क्या किया, पुलिस स्टेशंस पे अटैक करना शुरू कर दिया और ब्रिटिश लोगों को, ब्रिटिश ऑफिशियल्स को मारने की भी कोशिश ये लोग करने लगे। तो आंध्र प्रदेश में भी बहुत ज़्यादा बुरा हाल होता है। यदि हम असम के प्लांटेशन वर्कर्स की बात करें दोस्तों, तो नॉर्थ ईस्ट में जो प्लांटेशन वर्कर्स थे असम में, इनका तो बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल था, दयनीय दशा जिसको बोलते हैं। होता क्या है कि दोस्तों असम में लोग, बहुत बड़े बड़े से चाय के बागान होते हैं और इन बागानों में काम करने के लिए मज़दूर अपने विलेजेस को छोड़ के जाते हैं। तो जब उस समय पे ये मज़दूर विलेजेस छोड़ के इन बागानों में काम करने गए थे, तो इनको बागानों से बाहर निकलना इनके लिए बैन कर दिया। यानी कि अगर आपको बाहर निकलना है तो परमिशन लेनी पड़ेगी, और परमिशन इनको कभी मिलती नहीं थी। तो यानी कि ये सिर्फ जो मज़दूर थे अपने गांव को छोड़ के बागानों में जाते थे, वो इस चार दीवारी के अंदर कैद होके रह गए थे। तो इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट 1859 के तहत प्लांटेशन वर्कर्स को परमिट नहीं किया जाता था कि वो टी गार्डन्स को छोड़े, वो भी बिना परमिशन के, और परमिशन उनको बहुत ही कम, रेयरली मिलती थी। तो जो प्लांटेशन वर्कर्स थे असम के, उनके लिए स्वराज का क्या मतलब था? उनके लिए स्वराज का मतलब था कि जो सीमित स्थान में वो जो जॉब करते हैं और इस स्थान से इनको जाने नहीं दिया जाता, तो इस स्थान से निकलने की आज़ादी, उनके लिए स्वराज का यही मतलब था।
कि ये जो चार दीवारी है हमें इससे बाहर निकलने दो और कहीं भी घूमने का अधिकार हमें मिलना चाहिए, ये हमारे लिए यही स्वराज है। दूसरी बात कि वो चाहते थे कि अगर वो असम में हैं तो अपने विलेजेस को छोड़ के आए हैं तो विलेजेस से भी वो लिंक ना छूट पाए, इसकी भी आज़ादी इन्हें मिलनी चाहिए। यानी कि इट मीन्स रिटेनिंग अ लिंक विद द विलेज फ्रॉम विच दे हैड कम, कि उस गांव के साथ एक कड़ी बनाए रखना जिससे वे आए थे, जहां से वो आए थे। तो क्या हुआ कि जैसे ही नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, या जिसको मैं कहूँ कि बॉयकॉट मूवमेंट या नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट यहाँ पहुँचा असम के मजदूरों तक, तो उन्होंने क्या किया कि अधिकारियों से उन्होंने लोहा लेना शुरू कर दिया। क्या हुआ कि जो प्लांटेशन वर्कर्स थे वो अपने इस बगानों को छोड़ के अपने घर की तरफ, विलेजेस की तरफ जाना इन्होंने शुरू कर दिया। लेकिन रास्ते में हो क्या रहा था, रास्ते में रेलवेज था। रेलवेज के कर्मचारियों ने स्ट्राइक की हुई थी। क्या किया हुआ था, स्ट्राइक की हुई थी। जब रास्ते में रेलवे के कर्मचारियों ने स्ट्राइक की हुई थी तो रेलवे तो चल ही नहीं रही थी, तो गांव में जाने का कोई लिंक था ही नहीं, ये जा ही नहीं पाए, तो ये वहीं पे फंस गए। वहाँ पे फिर बाद में ब्रिटिश के ऑफिशियल्स आए और इनको वापस से मारा पीटा और वापस से बगानों में लेके चले गए। ठीक है, तो रिजल्ट क्या रहा कि एक तो ये कि इन्होंने ब्रिटिश अथॉरिटीज़ को ललकारना शुरू कर दिया, दूसरा कि प्लांटेशन वर्कर्स ने जो है जगहों को छोड़ के होम की तरफ जाना शुरू कर दिया। उनका ये मानना था दोस्तों कि गांधी राज जो है आने वाला है, और जब गांधी राज आ जाएगा तो उनका ये मानना था कि दोस्तों गांधी राज जो है आ रहा है, और जो अब जितने भी विलेजेस के लोग हैं उनको उन्हीं के विलेजेस में गांधी जी जो है ज़मीन दे देंगे और उसी ज़मीन पे उन लोगों को काम करने का भी हक होगा। तो ये उनका एजम्पशन था। तो अब जैसे मैंने आपको बताया कि प्लांटेशन वर्कर्स ने अपनी जगह छोड़ के वो गांव की तरफ जाने लग गए थे, तो रास्ते में क्या हुआ वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ठीक है, अब लेकिन होता क्या है दोस्तों कि एक ऐसा घटनाक्रम होता है जिसने वापस से गांधी जी को मजबूर कर दिया कि वो अपने जो ये बॉयकॉट मूवमेंट है या नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है इसको वापस ले ले। ये घटना होती है दोस्तों 1922 में चौरी चौरा की घटना। अब जैसे आपको पता है कि 1921 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की शुरुआत की गई थी, और कब, जनवरी में। ठीक है, तो 1922 में जो है चौरी चौरा की घटना घट जाती है। कब, 1922 में, एक साल बाद, और ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है इसको वापस ले लिया जाता है। इस घटना में हुआ क्या था दोस्तों कि बहुत ही पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा था। लोग पीसफुली, शांतिपूर्वक तरीके से अपना प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन पुलिस को देखते ही ये लोग भड़क गए, और जब ये लोग भड़क गए तो इन्होंने पुलिस को मारना शुरू कर दिया। पुलिस ने फायरिंग की जवाब में, और इसका रिजल्ट ये रहा कि दोनों तरफ से लोग मारे गए। और जब लोग मारे गए तो 3 जो सिविलियंस थे उनकी मृत्यु हुई और 11 पुलिसकर्मियों की मृत्यु हो गई। तो ये जब जान माल की हानियां होने लगी, और चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद जो है महात्मा गांधी ने 12 फरवरी 1922 को ये आंदोलन वापस ले लिया और इसको ख़त्म कर दिया। अब इन सब से दोस्तों एक बात तो तय थी, एक बात ये तय थी कि जो आपके सत्याग्रही हैं उनको अहिंसा के लिए, नॉन वायलेंस के लिए खूब ट्रेनिंग की ज़रूरत है। तो महात्मा गांधी जी ने ये फील किया कि सत्याग्रहियों को प्रॉपर ट्रेनिंग की ज़रूरत है, और पहले उनको प्रॉपरली ट्रेन करेंगे, उसके बाद मास स्ट्रगल शुरू करेंगे। लेकिन फिर क्या होता है कि कांग्रेस लीडर्स जो हैं अब इतने सारे स्ट्रगल्स की वजह से परेशान हो चुके हैं। उन्होंने इलेक्शंस का भी बॉयकॉट करके देख लिया, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। तो अब क्या है कि कुछ कांग्रेस लीडर्स जो थे वो चाहते थे कि काउंसिल इलेक्शंस में हिस्सा ले। अब काउंसिल इलेक्शंस में हिस्सा लेंगे, कम से कम काउंसिल में अपने बात तो रख पाएंगे। तो इसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कहा कि ब्रिटिश पॉलिसीज़ का जो अगर आपको विरोध करना है ना, तो काउंसिल में रह के ही करना पड़ेगा, वरना ब्रिटिशर्स आपकी बात नहीं सुनेंगे। तो इसी मकसद को पूरा करने के लिए इलेक्शन में खड़े होने के लिए CR दास और मोतीलाल नेहरू जी ने दोनों ने मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की।
किसने? CR दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की। और ये क्यों की गई? ताकि काउंसिल इलेक्शंस में पार्टिसिपेट किया जा सके। एक तरफ इन दोनों ने मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना कर दी, दूसरी तरफ जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस चाहते ही नहीं थे कि पार्टी की स्थापना हो या इस तरीके से कुछ हो, बल्कि वो चाहते थे कि मास स्ट्रगल हो एक और बार फिर से, तभी हमें फुल इंडिपेंडेंस मिल सकती है। तो दोस्तों होता क्या है कि एक तरफ ये बातें चल रही है, दूसरी तरफ दो घटनाएं ऐसी घटती है कि भारतीय राजनीति के पूरे समीकरणों को वो चेंज करके रख देती है। पहली घटना तो वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया में आर्थिक मंदी आई हुई थी। एग्रीकल्चर के जो प्राइस थे वो बहुत हद तक नीचे गिर गए थे, ठीक है। एक्सपोर्ट जो थे वो डिक्लाइन होने लग गए थे और जो किसान थे उनके लिए बहुत मुश्किल था कि वो अपनी हार्वेस्ट को बेच पाएँ, ठीक है। और एक और बात कि कंट्री साइड में 1930 आते आते कंट्री साइड में पूरा का पूरा हलचल मच गई, टर्मोइल की स्थिति आ गई। एक तो ये प्रॉब्लम थी, एक ये समीकरण बदलने के लिए सिचुएशन ओकर हुई कि इकोनॉमिक डिप्रेशन। दूसरी तरफ साइमन कमीशन आया 1928 में। तो ये कमीशन जॉन साइमन की नेतृत्व में इंडिया में आया। और कब आया? 1928 में। यह कमीशन क्यों आया? यह कमीशन इस बात पे रिसर्च करना चाहता था, देखना चाहता था और रिपोर्ट बनाना चाहता था कि इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन कैसे फंक्शन करेगा और कुछ चेंज होने हैं तो क्या चेंजेस होने हैं। तो इस कमीशन के फंक्शन जो थे बहुत अच्छे थे, इंटेंशन अच्छी थी, लेकिन इसके साथ एक प्रॉब्लम ये थी कि इसमें सभी जो थे ब्रिटिशर्स थे, एक भी सिंगल इंडियन नहीं था। तो यदि आपको इंडिया की प्रॉब्लम्स के बारे में जानना है तो आप बिना इंडियंस के कैसे आप इसको जान पाएंगे। तो ये एक तरीके से ढकोसलेबाजी थी जिसका भारतीयों ने जो है विरोध किया। जब इन सब का विरोध किया भारतीयों ने तो इसका रिजल्ट क्या रहा? इसका रिजल्ट ये रहा कि जैसे ही कमीशन इंडिया में आया वैसे ही साइमन गो बैक के नारे लगने लगे। वाइसराय जो लॉर्ड इरविन था 1929 में, उसने एक बहुत ही गोलमोल सा एक अनाउंसमेंट कर दी कि हम इंडियन को डोमिनियन स्टेटस दे देंगे, यानी कि कुछ पावर्स हम अपने पास रखेंगे, बाकी सारी पावर्स हम इंडिया को दे देंगे। तो इंडियंस जो थे वो नहीं सेटिस्फाई हो पाए कि कुछ पावर्स जो आप इंडियंस को दोगे वो कौन सी पावर्स थी, वो ये नहीं बता पाए। दूसरी बात कि लॉर्ड इरविन ने जो था राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की तो फ्यूचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इसको डिसाइड करना था, लेकिन इस कॉन्फ्रेंस में भी कोई बात निकल के सामने नहीं आई। तो क्या हुआ कि कांग्रेस के लीडर्स जो थे पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं हो पाए। अब जब सेटिस्फाई नहीं हो पाए तो जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर में एक सेशन किया कांग्रेस का दिसंबर 1929 में, और उन्होंने बोला कि हमें डोमिनियन स्टेटस बिल्कुल नहीं चाहिए, आधी अधूरी शक्ति हमें नहीं चाहिए, हमें तो पूर्ण स्वराज चाहिए, फुल फ्लेश्ड फ्रीडम चाहिए, पूरी की पूरी आज़ादी हमें चाहिए। तो कब हुआ ये सब? दिसंबर 1929 में। कहाँ? लाहौर सेशन में। और इसकी अध्यक्षता किसने की? जवाहरलाल नेहरू ने। और एक और क्वेश्चन कि पूर्ण स्वराज की मांग कहाँ पे उठी? तो ये आंसर आएगा लाहौर सेशन, ठीक है। तो अब जवाहरलाल नेहरू ने जब पूर्ण स्वराज की मांग कर दी तो 1929 दिसंबर में ये की थी। तो 30 जनवरी 1930 को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाने की बात रखी गई। ऐसा माना गया कि भारत का पहला स्वतंत्रता दिवस होगा ये, और इसमें बढ़ चढ़ के इंडियंस जो है हिस्सा लेंगे। लेकिन उम्मीद के अगेंस्ट जो था, बिल्कुल विपरीत जो था, बहुत ही कम इंडियंस इसमें आए और ये जो था भारत का पहला स्वतंत्रता का ये जो जश्न था ये फीका पड़ गया। अब होता क्या है दोस्तों कि महात्मा गांधी को लगा कि ऐसे नहीं चलेगा, एक ऐसी चीज़ को हथियार बनाना पड़ेगा, जरिया बनाना पड़ेगा जो रिच के लिए भी उतनी ही इम्पोर्टेंस रखती हो और जो पुअर के लिए भी उतनी ही इम्पोर्टेंस रखती हो। तो वो क्या चीज़ थी? वो थी सॉल्ट को एक पावरफुल सिंबल की तरह पेश किया गया। उस समय क्या था कि सॉल्ट पे टैक्स लगाया गया था और ये टैक्स बिल्कुल गलत था, क्योंकि सॉल्ट इंडिया में ही बनता था और इंडियंस ही बनाते थे और इंडियंस को ही कंज्यूम करने पे पाबंदी थी। तो इसलिए सॉल्ट टैक्स जो था अमानवीय था।
अब होता क्या है दोस्तों कि 1930 में 31 जनवरी को गांधी जी इरविन को जो है एक अपना बहुत फेमस लेटर भेजते हैं जिसका नाम है अ लेटर ऑफ 11 डिमांड्स। इसमें बहुत सारी डिमांड्स रखी गई, मतलब 11 डिमांड्स रखी गई, जिनमें से सबसे इम्पोर्टेंट जो डिमांड थी वो था सॉल्ट टैक्स को ख़त्म करना। अब जब लॉर्ड इरविन ने इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया तो 31 जनवरी को भेजा था, अब दोबारा से एक और लेटर भेजा, और वो क्या था, वो एक अल्टीमेटम की तरह भेजा। गांधी जी ने इरविन से कहा कि यदि आप हमारी डिमांड्स को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो 11 मार्च से हम जो है सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन जो है पूरे इंडिया में शुरू कर देंगे। तो अब क्या था कि लॉर्ड इरविन ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया, इसको हल्के में ले लिया कि ये क्या करेंगे। तो महात्मा गांधी जी ने क्या किया दोस्तों, उनकी फेमस सॉल्ट मार्च दांडी यात्रा शुरू कर दी। कहाँ से कहाँ तक, साबरमती से दांडी तक। तो सॉल्ट मार्च शुरू हो गई और इसके बाद क्या हुआ दोस्तों, जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए लर्निंग एम्पायर मेरे यानी अनु के साथ। एंड टिल देन, अगर आपको हमारा चैनल के कंटेंट पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड स्टे होम, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।